डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं हूं राकेश और स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल नीट जी पटना पर। तो जैसा कि आप सबको पता है, एमसीसी की जो रजिस्ट्रेशन थी राउंड 1 की वो कंप्लीट हो गई। आज ही दोपहर 1 बजे तक उसका टाइम था। आज 3 अगस्त है और कल अपने बिहार की यूजी मैक की जो एमबीबीएस राउंड 1 और 2 की काउंसलिंग है उसकी डेट ख़त्म हो रही है। तो आपके मन में एक सवाल औंध रहा होगा कि अब हमने चॉइस फील भी कर दिया तो ये कॉलेज किस तरीके से अलॉट होता है। तो ये महत्वपूर्ण वीडियो मैं इसलिए लेकर आया क्योंकि बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स अभी भी इस बात से थोड़े कन्फ्यूजन में रहते हैं कि ये अलॉटमेंट सिस्टम किस तरीके से काम करता है। तो आज की वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूं, तो बने रहिए इस वीडियो में। अलॉटमेंट सिस्टम कैसे काम करता है। अब अलॉटमेंट सिस्टम का जो सीट अलॉटमेंट सिस्टम है वो 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहली चीज़ क्या है, कैंडिडेट की नीट की रैंक, ऑल इंडिया रैंक या स्टेट रैंक। अब ऑल इंडिया रैंक में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक के आधार पर ही आपकी जो कॉलेज अलॉटमेंट है वो प्रायोरिटी 1 उसी को आप मानते हैं और उसी से आपकी अलॉटमेंट जो है वो निर्भर करती है उसी के ऊपर। अब दूसरी चीज़ वो होती है कैंडिडेट द्वारा भरे गए कॉलेज प्रेफरेंस चॉइस फिलिंग। ठीक है, अब कैंडिडेट ने जो चॉइस फिल किया है उस पर भी बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती है कि कैंडिडेट को वो कॉलेज या कोई भी कॉलेज जो उसने चॉइस फिल किया है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि कैंडिडेट की जो रिजर्वेशन कैटेगरी होती है, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकली जो दिव्यांग है वो, या दूसरे स्टेट्स में जो डिफेंस कोटा लगते हैं वो सारी चीज़ों पर निर्भर करता है अलॉटमेंट सिस्टम। अब यहाँ पे हर कैंडिडेट जो है वो जनरल यूआर की तरह, यूआर की जो कैटेगरी है उसके लिए एलिजिबल होता है। इसलिए यूआर सीट जो है वो सबसे पहले भरती है अलॉटमेंट सिस्टम के दौरान। अब सबसे पहले जो अलॉटमेंट सिस्टम है ये स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से काम करता है, स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस क्या है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, उसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले रैंक 1 जो ईयर 1 है उस कैंडिडेट से ये सीट अलॉटमेंट की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है। सबसे पहले जो रैंक 1 है, जो ईयर 1 है, उसकी कॉलेज प्रेफरेंस में सिस्टम देखता है। जो भी उसने कॉलेज चॉइस लिस्ट भरी होगी उसमें वो सिस्टम देखेगा। उसमें अगर यूआर सीट खाली है, अफकोर्स खाली ही होगा, तो क्योंकि वो ईयर 1 है तो उसे वो सीट अलॉट हो जाएगी जो भी उसका चॉइस 1 है। अब यूआर सिस्टम अगर खाली नहीं है और रैंक उसकी कुछ और है तो सिस्टम देखेगा कि क्या उनकी रिजर्व कैटेगरी में सीट है। अगर वो किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट तो सिस्टम ये देखेगा कि कैटेगरी वाली सीट जो है अवेलेबल उसमें क्या वो अवेलेबल है चॉइस। अगर वहाँ भी सीट नहीं है तब सिस्टम क्या करेगा, उसकी जो अगली प्रेफरेंस लिस्ट है उस पर जाएगा और कॉलेज चेक करेगा। अब ये जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सीट ना मिल जाए, सीट अलॉट ना हो जाए। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी बच्चे का लोअर रैंक है तो क्या होगा, उस केस में सारी प्रेफरेंस लिस्ट जितने भी कॉलेज उसने भरे हैं उस सारे कॉलेज की प्रेफरेंस पे सिस्टम जाएगा बारी बारी से और चेक करेगा। और तब तक चेक करता है जब तक कि उसे कोई सीट ना मिल जाए, या हो सकता है कि उसे कोई सीट अलॉट ही ना हो। फिर अब ये जो ईयर 1 का काम हो जाता है उसके बाद वो रैंक 2 पर जाएगा। रैंक 2 वाले बच्चे के ऊपर जो चॉइस फिलिंग है उस पर जाएगा और सेम जो प्रोसेस है वो सिस्टम दोहराएगा। ये मैनुअली नहीं होता, ये ऑटोमेटिक जो सिस्टम है उसमें फीड किया रहता है पूरा प्रोसेस और ये सिस्टम उसे कॉलेज अलॉट
करता है और ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कि सारे बच्चों जो क्वालिफाई बच्चे हैं नीट में उनकी सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया पूरी ना हो जाए। अब इसमें एक खतरा ये है कि और नोट करने वाली बात ये है कि जब आपने बहुत ही कम कॉलेज भर रखे हैं, किसी ने आपको गाइड किया, आपने बहुत ही कॉलेज जो कम भर रखे हैं, तब आपको सीट नहीं मिलने का खतरा बढ़ जाता है। अब एमसीसी की बात पहले करते हैं, उसके बाद आएंगे बिहार अलॉटमेंट के ऊपर। एमसीसी क्या करता है, सबसे पहले एक प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट जारी करेगा। एमसीसी सबसे पहले एक प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट जारी करेगा। अब उसमें उस कैंडिडेट की नीट की रैंक, अलॉटेड कॉलेज, अलॉटेड कोटा, अगर उस बच्चे ने ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की प्रेफरेंस भरी है वो, और जो अलॉटेड कैटेगरी होती है उसके बारे में, और कैंडिडेट की जो एक्चुअल कैटेगरी होती है उसके बारे में, वो सारी डिटेल्स उस प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट में दी हुई रहेगी। ठीक है। अब इसमें कोई गलती आपको लगती है, आपको ये लिस्ट जैसे ही आती है आप देखेंगे, उस लिस्ट में अगर आपको कोई गलती लगती है तो कैंडिडेट को ये सलाह दी जाती है कि तुरंत एमसीसी को ईमेल के माध्यम से या पोर्टल के माध्यम से संपर्क करना चाहिए। अगले दिन क्या करेगा, आपने अगर कुछ भी जानकारी नहीं दी और आपकी कुछ ऐसी जो जानकारी है उसमें गलत इन्फॉर्मेशन थी, तब आपका जो अलॉटेड कॉलेज था वो रद्द हो जाएगा। तो आपको अगर कोई भी गलती नज़र आती है अपने जो अलॉटेड कॉलेज हैं और जो आपकी कैटेगरी है उसमें, तब आपको तुरंत ही ईमेल करना चाहिए एमसीसी को। अब अगले दिन क्या करेगा, एमसीसी फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट जारी करता है। फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट जारी करता है। अब इस लिस्ट को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिला है। अब जो एमसीसी की फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट है वो मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से वो होती है। तो ये देखेंगे कि जो फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट है ये लास्ट ईयर की नीट यूजी काउंसलिंग सीट अलॉटमेंट राउंड वन की ये लिस्ट है। अब इसके अंदर जो फर्स्ट पेज है उस पर ये सारे कोटे के बारे में जो मैंने बताया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा, ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड पेड सीट कोटा, मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा, बीएससी नर्सिंग एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी रहती है। इसके बाद आपकी जो कैटेगरी है, जो स्टूडेंट की कैटेगरी होती है, उसके बारे में भी डिटेल्स लिखे होते हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ये लिस्ट होती है। चलते हैं हम दूसरे पेज पे, तो ये रहा। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जो मैंने बताया था आपको, ये इस तरीके से आपकी अलॉटेड कॉलेज की लिस्ट आएगी राउंड वन के बाद। जैसे ही राउंड वन का फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, तो इसमें आप देख रहे हैं रैंक 1.01 मीन्स ये जो रैंक है ये रैंक 1 है। और लास्ट ईयर आपको पता है कि रैंक 1 पे 9 बच्चे आ गए थे, तो ये उनकी है लिस्ट। तो रैंक 1 पे आप देखेंगे कि ओपन सीट कैटेगरी, ओपन सीट कोटा है एम्स न्यू दिल्ली, उस बच्चे को अलॉट हुआ है और कोर्स का नाम एमबीबीएस लिखा हुआ है। अलॉटेड कैटेगरी मैंने बताया था आपको ओपन है, कैंडिडेट की कैटेगरी जनरल है और रिमार्क्स है अलॉटेड। तो इस तरीके से एक लिस्ट आती है। अब हम आगे चलते हैं, इसको और आगे देखते हैं। लोअर रैंक की बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि आपका रैंक 2000 था, 2000 आसपास था, तो आप देख सकते हैं 2076 रैंक पे एम्स रायपुर अलॉट हुआ था और वो एमबीबीएस की सीट थी और जो कैंडिडेट था उसकी कैटेगरी थी ईडब्ल्यूएस। तो इस तरीके से आप जैसे ही ये लिस्ट आएगी तो अपनी जो अलॉटेड कॉलेज की लिस्ट है उसको देख सकते हैं। ये एमसीसी की अलॉटेड कॉलेज की जानकारी है। अब हम चलते हैं लास्ट में, जो जिन बच्चों का रैंक लोअर रैंक है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो
तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो पेड कोटा जो डीम्ड कॉलेज हैं उसमें BDS की सीट मिल गई थी 13,94,835 रैंक वाले स्टूडेंट को। ठीक है, 13,94,835 रैंक पे भी लास्ट ईयर सीट मिली थी। और जो NRI कोटे में MBBS सीट मिली थी 13,89,000 रैंक से ऊपर। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि इसमें आपका रैंक, आपकी जो कैटेगरी है वो कॉलेज का नाम, कोर्स का नाम MBBS है या BDS है, आपकी जो ओपन कैटेगरी है वो, या आप SC ST या OBC हैं वो, और कॉलेज का स्टेटस कि आपको अलॉटेड है, ये सारी लिस्ट जारी करता है MCC। अब चलते हैं हम अपने इस वीडियो के आगे। अब आपको दिखाता हूँ कि इसी तरीके से हमारी जो UG मैक की जो चॉइस फिलिंग है वो कल लास्ट डेट है और चॉइस फिलिंग आप सबने कर दी होगी। तो UG मैक अलॉटमेंट लिस्ट की भी जानकारी देता है। UG मैक क्या करता था कि मेरिट लिस्ट एक जारी करता है, इसमें कैंडिडेट की जो कैटेगरी वाइज मेरिट है, आप जनरल UR हैं, RCG हैं जो गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड है, SC हैं, ST हैं, OBC हैं, EWS हैं, सारी BC EBC सभी कैटेगरी की अलग अलग मेरिट लिस्ट जारी होती है। जो मेरिट लिस्ट है उसके अंदर वो डिटेल्स होगी पूरी कि आपकी जो रैंक है वो उस पार्टिकुलर कैटेगरी में इस रैंक पे आ रही है आपकी मेरिट। उसके बाद क्या करेगा कि UG मैक जो फाइनल एक अलॉटमेंट लिस्ट जारी करेगा आपकी चॉइस फिलिंग के आधार पर। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करता है। अब इस मेरिट लिस्ट को आपको दिखाता हूं। फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करता है। अब इस लिस्ट को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस रैंक पर किस कैटेगरी को कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। तो ये मैं आपको दिखाता हूं। ये फर्स्ट राउंड लास्ट ईयर की कट ऑफ है। ANMMC गया जो अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज है उसमें MBBS कॉलेज, सीट टाइप फीमेल, मैंने बताया था, कैटेगरी UR, ओपनिंग रैंक रही थी इसकी 10,435, क्लोजिंग रैंक 13,186। अब ये जो रैंक है ये आपका स्टेट रैंक नहीं है, ये आपका एयर है, ऑल इंडिया रैंक। इसके आधार पर ये सीट अलॉट हुई थी और ये जो है ये आपका स्टेट रैंक है। कौन सी? ये जो UR ओपनिंग रैंक है ये आपका स्टेट रैंक है। तो UR ओपनिंग रैंक थी 445, UR क्लोजिंग रैंक थी 646। तो जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगी आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि लास्ट ईयर UR ओपनिंग रैंक 445 से लेकर 646 के बीच में जो बच्चे थे उनको अनुग्रह नारायण जो मेडिकल कॉलेज गया है वो अलॉट हुआ था। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट, जो आप सबका पसंदीदा कॉलेज है, आपके सपनों का कॉलेज है PMCH पटना। PMCH पटना की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ एक फैक्ट। जो RCG, हम लड़कियों की बात कर लेते पहले, ये देखिए PMCH पटना में MBBS सीट जनरल बच्चे, जनरल कैटेगरी RCG, ठीक है, रिजर्व कैटेगरी की बच्ची है, उसको 6438 उसका रैंक था। ठीक है, वहाँ से ये खुला है और 6997 पे क्लोज हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे ये क्लोज हो गया। और ये जो कैटेगरी ओपनिंग रैंक है, ये जो कैटेगरी ओपनिंग रैंक है देखिए ये रही RCG। अब RCG की लाइन में जाएंगे आप तो आपको दिखेगा कि ये कैटेगरी ओपनिंग रैंक है 37। अब ये कैटेगरी ओपनिंग रैंक क्या डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है कि जो RCG की जो कैटेगरी है जिसमें सभी बच्चे आते हैं, सभी गर्ल कैंडिडेट्स आते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, उनकी कैटेगरी, जिस बच्चे की कैटेगरी 37 से लेकर 45 के बीच में था, उनको PMCH राउंड 1 में अलॉट हुआ था। तो अगर आप गर्ल कैंडिडेट हैं और PMCH की चाह रख रहे हैं कि PMCH अलॉट हो जाए, तब
आपको मेरिट लिस्ट आने के बाद ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको पीएमसीएच अलॉट होगा या नहीं होगा आरसीजी कोटे से। ठीक है, अब आपकी जो पार्टिकुलर कोटा है वो अलग होगी, उस कोटे की भी बात हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ईबीसी फीमेल की बात कर लेते हैं। पीएमसीएच पटना ही एमबीबीएस फीमेल ईबीसी फीमेल कैटेगरी फीमेल सीट टाइप फीमेल और इसमें कैटेगरी ईबीसी, ये ओपनिंग रैंक था 5091 ईयर 5091 से ये ओपन हुआ और 7849 पे क्लोज हो गया ऑल इंडिया रैंक। अब कैटेगरी रैंक देखेंगे तो 27 से लेके 71 के बीच में। अब ये क्या डिनोट करता है, अभी मैंने आपको बताया था, ये पार्टिकुलर ईबीसी की जो फीमेल कैंडिडेट है, ईबीसी की जो फीमेल कैंडिडेट है उसके बीच का ये कंपटीशन था। उसके जो आपका जो कैटेगरी रैंक है इसके बीच में आपका नंबर लग रहा है, तब आपको ये कॉलेज पीएमसीएच अलॉट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अलॉटमेंट जो यूजी मैक जारी करती है इसके बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज जो मुजफ्फरपुर में है उसकी बात कर लेते हैं। यूआर की जो सीट है वो 7545 से शुरू हुई थी और 12,282 पे वो क्लोज हुई थी और 258 से लेकर 582 तक ये कैटेगरी ओपनिंग रैंक था यूआर की। ठीक है, तो आपका रैंक अगर 582 के आसपास है, कैटेगरी रैंक की बात कर रहा हूँ, जब मेरिट लिस्ट आएगी उसके बाद की, तो आपको एमबीबीएस की सीट मिलने की 99% गारंटी है, गारंटी बन जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से वो जो मेरिट लिस्ट आएगी वो किस तरीके से दिखेगी आपको। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूँगा कि किस तरीके से ये अलॉटमेंट सिस्टम काम करता है, क्योंकि ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। सर मान लीजिए एक उदाहरण ले लेते हैं कि एक सुमन नाम की लड़की है, उसकी कैंडिडेट की रैंक, जो कैंडिडेट है उसकी रैंक है 8000। ठीक है, अब 8000 उसकी ऑल इंडिया रैंक है और उसने जो प्रेफरेंस चॉइस भरी थी एमसीसी में, ऑल इंडिया कोटे के थ्रू उसे कॉलेज लेना था और उसने जो चॉइसेस भरी थी वो भर दी। अब तो ऑफकोर्स जो बच्चे हैं वो सभी एम्स दिल्ली से शुरू करके सारे एम्स को प्रेफर करते हुए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को प्रेफर करते हुए फिर से जो टॉप स्टेट के जो टॉप कॉलेजेज हैं उसमें वो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट डालते हैं, बनाते हैं और हमारे पास जो बच्चे आते हैं हम उनकी प्रेफरेंस लिस्ट बना कर देते हैं। तो इन्होंने, अभी हम बात कर रहे हैं इस कैंडिडेट की, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि उस बच्चे ने डाला, सबसे पहला जो प्रेफरेंस लिस्ट में नाम डाल दिया मौलाना आज़ाद दिल्ली। ठीक है, उसके बाद डाल दिया वीएमएमसी दिल्ली, उसके बाद उसने ऑप्शन डाल दिया एम्स पटना, फिर पीएमसीएच पटना क्योंकि वो बिहार के कैंडिडेट है, उसके बाद आईजीएमएस पटना। हालांकि इसमें विरोधाभास है, कई बच्चे आईजीएमएस पटना को ऊपर रखते हैं, पीएमसीएच को नीचे रखते हैं, उनकी एक अलग सा विषय है, उस विषय पे मैं बात नहीं करूँगा। तो ये इस बच्चे ने इस तरीके से ये प्रेफरेंस लिस्ट डाल दी है और सो ऑन। ये जस्ट मैंने उदाहरण के लिए बताया कि 5 कॉलेज, आप 500 कॉलेज का नाम भी डाल सकते हैं और उस बच्चा भी डाल सकता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि इन्होंने आईजीएमएस पटना 5वें नंबर पे डाल दिया। अब सिस्टम क्या करेगा, मैंने आपको पहले बताया था, इस सिस्टम पहले चेक करेगा प्रेफरेंस 1 कि मौलाना आज़ाद में यूआर की सीट खाली है या नहीं है, क्योंकि उसकी रैंक 8000 है और उससे पहले जो बच्चे थे 7999 रैंक तक के बच्चे, उनकी प्रेफरेंस लिस्ट ऑलरेडी चेक कर चुका है सिस्टम, तब वो 8000 वाले एयर पे आया है और अब उसकी चॉइस लिस्ट का जो प्रेफरेंस है वो चेक किया जा रहा है सिस्टम के द्वारा। अब सिस्टम चेक करेगा कि क्या मौलाना आज़ाद में यूआर की सीट खाली है, फिर क्या देखेगा वो, क्या वो बच्चा ओबीसी सीट के लिए अप्लाई किया है। उसके बाद वो वहाँ पे देखेगा कि नहीं, दोनों जगह तो नहीं, ऑलरेडी सीटें फुल हो चुकी है मौलाना आज़ाद की। तब वो क्या करेगा, तब वो प्रेफरेंस लिस्ट 2 पर जाएगा, यानी वीएमएमसी जो
जो वर्धमान महावीर कॉलेज है उस पे जाएगा। वहाँ भी वो चीज़ चेक करेगा वो कि वहाँ पे क्या वो सीट खाली है। अब यहाँ पे जब उसे कॉलेज मिल जाएगी खाली, इस तरीके से वो सिस्टम तीसरे नंबर प्रेफरेंस पे, चौथे नंबर प्रेफरेंस पे, पांचवें नंबर प्रेफरेंस पे एंड सो ऑन वो जाएगा और चेक करता रहेगा पूरी उसकी लिस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स। अब सीट जैसे ही उसको मिल जाएगा तब वो सीट ऑटोमेटिकली उस बच्चे को अलॉट कर दी जाएगी। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि सिस्टम उसी समय अलॉट करेगा वो सीट जब आपकी कैटेगरी में, जो आपकी पार्टिकुलर कैटेगरी है, उसमें सीट अवेलेबल हो। अब आपके मन में एक सवाल हो सकता है कि सर क्या ऐसा हो सकता है कि जिस बच्चे की एयर 8001 है उसकी चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट पहले पूछ ले सिस्टम? तो ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होगा। सिस्टम ऐसा नहीं करता, वो सिस्टम सीरियल वाइज ही आगे बढ़ता है। हाँ, एक केस में ऐसा हो सकता है कि जिस बच्चे की रैंक एयर 8000 थी उस बच्चे ने राउंड 1 के लिए पार्टिसिपेट ही ना किया हो। तब वहाँ पे क्या होगा, बच्चे ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया तो ऑटोमेटिकली 8001 रैंक वाले बच्चे पर सिस्टम काम करेगा, सिस्टम उसकी प्रेफरेंस लिस्ट चेक करेगा। ठीक है, इतनी समझ आ गई होगी आप लोगों को। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो सक्सेसफुल अलॉटमेंट है उसकी जो ज़रूरी टिप्स हैं उसके बारे में। ये ध्यान से आप लोग देखिए, चीज़ों को समझिए, क्योंकि आने वाले जो अभी 4 राउंड और बाकी हैं उसमें ये आपकी हेल्प होगी। सबसे पहले हमेशा अधिक से अधिक कॉलेज आपको भरना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक पार्टिकुलर कॉलेज की लिस्ट लेकर ही चलें और उतनी ही भरें। आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं, जो प्रेफरेंस लिस्ट है उसको बनाएं, लेकिन प्रेफरेंस लिस्ट बनाते समय सारी चीज़ों का ध्यान रखें कि उस कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उस कॉलेज की फैकल्टी कैसी है, किस तरीके से वहाँ पे एनवायरनमेंट है, जो सराउंडिंग है उस शहर की वो किस तरीके की है। सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी होती है प्रेफरेंस लिस्ट बनाते समय। तो हमेशा आपको अधिक से अधिक कॉलेज भरना चाहिए और अपनी कैटेगरी का जो आपका कट ऑफ ट्रेंड रहा है हाल के वर्षों में, हम लास्ट के जो 3 से 4 वर्षों का जो कट ऑफ ट्रेंड रहा है उसको देखकर प्रेफरेंस लिस्ट बनाकर कैंडिडेट को देते हैं ताकि उसे उसका मनचाहा कॉलेज अलॉट हो जाए। अब टॉप कॉलेज को सभी बच्चे ऊपर रखते हैं। मैंने बताया था आपको कि जिस बच्चे की रैंक 16,000 है वो भी एम्स दिल्ली भरता है और सभी जो काउंसलर हैं वो उसे फील करने की सलाह देते ही हैं और आपको भरना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो रियलिस्टिक अप्रोच होता है ना वो आपको रखना चाहिए हमेशा। जो रियलिस्टिक कॉलेज हैं उसको भी ज़रूर जोड़ के रखिए। आपको आपकी जो कैटेगरी में जो सीट अलॉट हुई थी लास्ट के वर्षों में, 3-4 वर्षों में, उस ट्रेंड को ध्यान रखना है। वो ट्रेंड थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन कंप्लीटली उल्टा हो जाए ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। अब एक चीज़ और करते हैं कैंडिडेट की चॉइस फिलिंग में जल्दीबाजी करते हैं। चॉइस फिलिंग में जल्दीबाजी आपको नहीं करना चाहिए। चॉइस फिलिंग बहुत ही समझदारी के साथ करना चाहिए क्योंकि आने वाला जो आपका फ्यूचर है 5.5 से 6 सालों का, ये उसी पर निर्भर करेगा कि आप किस कॉलेज में जा रहे हैं और बाकी का आपका जो फ्यूचर है डॉक्टर का वो भी उस कॉलेज के ऊपर निर्भर करेगा। तो इसमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। अब कई सारे कैंडिडेट जो हमसे संपर्क करते हैं, क्योंकि हमारी जो काउंसलिंग चार्जेज हैं वो बहुत ही मिनिमम है, हम सिर्फ 1000 रुपये चार्ज करते हैं। अब कई बच्चे ट्रैप में फंस जाते हैं दूसरे जो काउंसलर हैं उनके। अब वो काउंसलर उनको एक लंबी चौड़ी कॉलेज की लिस्ट दे देते हैं 4 से 5 पन्नों की, 6 पन्नों की, और उसके लिए वो काउंसलर उनसे लगभग 20,000 रुपीज़ चार्ज करते हैं। एक बच्चे ने परेशान होकर वो लिस्ट हमें फॉरवर्ड की, हमें दिखाया, तो हमने देखी कि वो इस तरीके से सारे कॉलेज का नाम लिखकर और उसको दे दिया और उसको बेवकूफ़ बना दिया। तो ये चीज़ों में, इस ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। तो जो कॉमन मिस्टेक्स हैं उसको अवॉइड करने की टिप्स मैं देना चाहूँगा। सबसे पहली बात, जो 5 से, कई सारे बच्चे सिर्फ 5 से 10 कॉलेज भर देते हैं, उसको बंद कीजिए। आप रियलिस्टिक अप्रोच रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरिए।
कैटेगरी की जानकारी गलत भर देते हैं। अब कई सारे बच्चे जो जनरल के हैं वो EWS भर देते हैं। अब उनके पास जो सर्टिफिकेट होता है EWS का इस साल का 1 अप्रैल के बाद का बना हुआ, वो अगर नहीं है तब आपको नहीं भरना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको कॉलेज अलॉट भी हो जाता है EWS सीट पर, क्या होगा? आप कॉलेज में जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, तब आपको वहां पर जो आपकी अलॉटेड कॉलेज थी वो क्या होगी? निरस्त हो जाएगी। आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेने नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपने गलत जानकारी भरी थी। उसके बाद जो कॉलेज प्रेफरेंस होते हैं उसको रैंक के अनुसार नहीं भरते हैं कई सारे बच्चे। जो कॉलेज हैं सबकी अलग अलग क्वालिटी है, सबकी अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबकी फैकल्टीज अलग हैं, तो उन सबका ध्यान रखना पड़ता है। अब हम काउंसलर्स को इसमें बहुत सारी मेहनत लगती है। आपको पता है कि आप मई में एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया जुलाई अगस्त से शुरू होती है, लेकिन हमारा काम जो बाकी के महीने हैं उसमें रहता है कि कैसे हम बच्चों को अच्छे से अच्छे कॉलेज में पहुंचा पाएँ। इसके लिए हम पूरी रिसर्च करते हैं। अब एक बात मैंने बताई थी आपको कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में अगर गलती आपको नज़र आती है तब इमीडिएटली आपको MCC को इन्फॉर्म करना है। अगर आपको गलती नज़र आई या बाय मिस्टेक आपने नहीं देखा, तब भी अगर MCC को पता चल जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है, तब आपकी जो अलॉटेड सीट है वो कैंसिल होने की संभावना बन जाती है। अब आपके मन में आएगा कि सर कॉलेज मेरी अलॉट हो गई, कॉलेज मुझे अलॉट हो गया, मिल गया। मान लीजिए कि आपको PMCH पटना अलॉट हो गया बिहार की काउंसलिंग में, तो अलॉटमेंट के बाद करना क्या है आपको? अलॉटमेंट के बाद क्या करना है? चाहे आपको MCC के थ्रू ऑल इंडिया कोटे के थ्रू सीट मिली हो या आपने बिहार कोटा के थ्रू कॉलेज मिली हो, तो सबसे पहले आपको जाके वेबसाइट से अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। अब डाउनलोड करते समय एक चीज़ और पूछी जाती है कि आपको सीट अपग्रेडेशन के लिए जाना है क्या? आपको उसमें येस और नो सेलेक्ट करना होता है। मान लीजिए कि आपकी मनपसंद जो कॉलेज थी PMCH, आप उसी कॉलेज में जाना चाहते थे, तो आप देन एंड देयर अपनी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है उसको फिनिश कर सकते हैं। अब पहला काम होता है कि आपको वेबसाइट से अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होता है और समय से रिपोर्टिंग सेंटर पे जाना होता है। समय से रिपोर्टिंग सेंटर पर पहुंच जाइए। जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगी गई थी उसकी सेट बनाकर 5-5 सेट मिनिमम लेकर आपको जाना चाहिए और वहां पहुंच के आपको जो भी प्रक्रिया होती है वो जैसे ही आप उस रूम में जाते हैं जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वहाँ पे वो एक लिस्ट लगा कर रखते हैं कि कैंडिडेट को किस मतलब लिस्ट में लिस्ट डाउन करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स को लगाने हैं, कितनी कितनी कॉपियाँ लगानी हैं, कई तरीके के फॉर्म भरे जाते हैं वहाँ पर, वो सारी फॉर्म आपको भरने होते हैं और वो सारे अरेंज करके आपको अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी होती है। कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए और उसके बाद आपको जो उनका कैशियर जो ऑफिस होता है, कैश ऑफिस, वहाँ पर जाकर आपको पेमेंट की जो रिसिप्ट है पेमेंट करना होता है और बाकी की जो एडमिशन फॉर्मेलिटीज होती है उसे पूरा करना चाहिए और आपकी एडमिशन हो जाती है। अब आपके मन में है कि सर हमें सीट पसंद नहीं है, तो आप अगले राउंड में जाके अपनी विलिंगनेस जो ऑप्शन है वो ले सकते हैं, फ्लोट ऑप्शन चुन सकते हैं। तो ये थी प्रक्रिया कि अलॉटमेंट के बाद आपको क्या करना होता है। आशा करता हूँ कि मैंने जो बातें इस वीडियो में बतानी चाही वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से अलॉटमेंट सिस्टम काम करता है। आपके मन में बिल्कुल भी ये डाउट नहीं होना चाहिए कि आपके लोअर रैंक वाले बच्चे की सीट पहले प्रेफरेंस देखी जाएगी और आपकी बाद में, ऐसा कभी नहीं होगा। अब जो बच्चे हमारे थ्रू पेड काउंसलिंग लेते हैं, हमारी फ़ी बहुत ही नॉमिनल है। हमारे थ्रू जो बच्चे पेड काउंसलिंग हमारी लेते हैं उनको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होने के बाद हम स्टेथोस्कोप अपनी तरफ से
उनको उस बच्चे को देते हैं एज ए गिफ्ट। और अगर प्राइवेट कॉलेज उस बच्चे को अलॉट हुआ है तब फर्स्ट ईयर की जो MBBS बुक है पूरी सेट साइंटिफिक बुक सेंटर पटना से जो PMCH के पास है, वहाँ से हम उस बच्चे को पूरी फर्स्ट ईयर की बुक एज ए गिफ्ट देते हैं। ऐसा ऑफर अपने बिहार में, अपने इंडिया में कोई नहीं देता। मैंने आपको शुरू से बताया था कि मेरा उद्देश्य पैसे कमाना नहीं है। मेरा उद्देश्य आप पेरेंट्स, आप बच्चों को सही गाइड करना है ताकि आपका जो डॉक्टर बनने का सपना है वो पूरा हो सके। ठीक है, अगर आप हमसे जुड़कर पेड काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर है उससे आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद और हमेशा की तरह जय बिहार।